चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। हम एक ऐसी अविश्वसनीय डेविड वर्सेस गोलियत वाली कहानी को डिकोड करने वाले हैं, जहां एक बेहद कमजोर तबके ने दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था। चंपारण सत्याग्रह की ये कहानी ना, सच बताऊं तो किसी फास्ट पेस्ड लीगल थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसने 1857 की क्रांति के बाद पहली बार, जी हाँ पहली बार, ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, वो भी दशकों से चले आ रहे उनके एक छत्र राज के बावजूद। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद ही ऐतिहासिक और डेस्परेट बुलावे से। राजकुमार शुक्ला नाम के एक सज्जन महात्मा गांधी के पास पहुंचते हैं और उन्हें बिहार के चंपारण में किसानों की खौफनाक हालत के बारे में बताते हैं। वो गांधी जी से वहां चलने की लगभग मिन्नतें चढ़ते हैं, लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। गांधी जी तुरंत अपना झोला उठाकर वहां नहीं गए। नहीं, उन्होंने एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो पूरा 1 साल इंतजार करेंगे, अपना कोर्स पूरा करेंगे और सबसे जरूरी बात, वहां की जमीनी हकीकत का बारीकी से अध्ययन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वहां इतनी भयंकर समस्या क्या थी। समस्या का नाम था तिन कठिया प्रणाली। सरल शब्दों में कहूं तो ये ब्रिटिश प्रशासन का एक ऐसा दमनकारी फरमान था जिसने किसानों की नाक में दम कर रखा था। इसके तहत किसानों को मजबूर किया जाता था कि वे अपनी जमीन पर नील यानी इंडिगो की खेती करे ही करें, और अगर किसी ने मना करने की जुर्रत की तो सीधा कलेक्टर का खौफनाक डंडा चलता था। उन पर भारी भरकम मुकदमे ठोक दिए जाते थे। ये पूरी तरह से एक जबरदस्ती थोपी गई व्यवस्था थी। और इस सिस्टम का जो सबसे क्रूर हिस्सा था ना, वो था इसका गणित। बस इस नंबर को देखिए, 3/20। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो आपको उसके ठीक 3 कट्ठे पर नील उगाना ही पड़ेगा। ये एकदम अनिवार्य था। इसी 3 कट्ठे वाले नियम की वजह से इसे 3 कठिया कहा गया। सुनने में शायद आपको लगे कि अरे बस 3 कट्ठा ही तो है, लेकिन यकीन मानिए, किसानों के लिए ये किसी भयंकर बर्बादी से कम नहीं था। और ये बर्बादी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उसी वक्त इंटरनेशनल मार्केट में एक अलग ही लेवल का भूचाल आया हुआ था। एक तरफ तो अंग्रेज भारतीय किसानों से जबरदस्ती ये प्राकृतिक नील उगवा रहे थे, और ठीक उसी समय जर्मनी में आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक नील बननी शुरू हो गई थी। अब आप खुद सोचिए, इस जर्मन सिंथेटिक नील ने रातों रात प्राकृतिक नील का मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर दिया। जो नील किसान खून पसीना एक करके उगा रहे थे, उसकी बाजार में अचानक कोई कीमत ही नहीं बची थी। तो नतीजा क्या हुआ? किसान एक खौफनाक डबल लॉस यानी दोहरे आर्थिक जाल में बुरी तरह फंस गए। पहला भयंकर नुकसान तो ये था कि जिस जमीन पर नील की खेती होती, वो मिट्टी अगले 3 सालों के लिए पूरी तरह से बंजर हो जाती थी। मतलब वहां कुछ और उग ही नहीं सकता था। और दूसरा था पैसों का घाटा। इसे ऐसे समझिए, अगर किसान खेत में लागत के नाम पर 500 रुपए लगा रहा है तो अंग्रेज उसे बदले में सिर्फ 100 रुपए थमा देते थे। मतलब जमीन भी गई और जमा पूंजी भी खाक में मिल गई। अब ऐसी खौफनाक स्थिति में एंट्री होती है गांधी जी की, और यहाँ से हमें देखने को मिलती है उनकी एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास। देखिए, वो वहाँ सिर्फ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने नहीं गए थे। उन्होंने बकायदा एक फुल प्रूफ लीगल डिफेंस तैयार किया। उनके कदम देखे कितने सधे हुए थे। पहला, तथ्यों को खंगालने के लिए पूरे 1 साल का समय लेना। दूसरा, हर एक कानूनी दाव पेच का बारीकी से विश्लेषण करना। और तीसरा, एक बेहद मजबूत, एकदम सॉलिड लोकल लीगल टीम खड़ी करना। अब इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी है तो एक दमदार टीम तो चाहिए ही ना। इसीलिए गांधी जी ने छपरा और जीरादेई जैसे इलाकों से चुन चुनकर शानदार कानूनी दिमागों को अपने साथ जोड़ा। इसमें राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस ड्रीम टीम का एक ही मकसद था, स्थानीय लोगों को बिना किसी नुकसान के सही रास्ता दिखाना और अंग्रेजों के उसी कानूनी जाल को उन्हीं की भाषा में काटना। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। लोगों के अंदर पुलिस और अंग्रेजों का खौफ इस कदर भरा हुआ था कि जब पहली बार बैठक बुलाई गई तो कोई आने को राजी ही नहीं हुआ। बमुश्किल 10-15 बहुत ही डरे सहमे ग्रामीण वहां पहुंचे। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? वो लोग अपने हाथों में अपनी चप्पलें निकालकर बैठे थे। जी हाँ, ताकि जैसे ही पुलिस की जीप दिखे वो तुरंत वहां से भाग सके। उन्हें पूरा यकीन था कि पुलिस उन पर टूट पड़ेगी। और ठीक इसी डर के माहौल में गांधी जी ने एक ऐसा दांव चला जिसने सबको हैरान कर दिया।
उन्होंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को सीधे एक लिखित नोटिस भेज दिया। उसमें बड़ा बड़ा लिखा था, हम यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और जनाब, आपके अपने इंग्लिश कानून के तहत हमें ये करने का पूरा हक है और आपको हमें सुरक्षा देनी ही होगी। जरा सोचिए, ब्रिटिश कानून का इस्तेमाल करके ब्रिटिश अधिकारियों से ही सुरक्षा मांगना, ये अपने आप में एक जीनियस कदम था। लेकिन रुकिए, असली खेल तो उस नोटिस के अंत में था। उस नोटिस के नीचे जो साइन था ना, उसने तो पूरी बाजी ही पलट दी। वहां साफ साफ लिखा था, बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड। बस इस एक लाइन को पढ़ते ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पसीने छूट गए। वो पूरी तरह से घबरा गया कि भाई ये आदमी अचानक कहाँ से टपक पड़ा। इंग्लैंड से ही पढ़ाई करके आए एक सीनियर और तेज तर्रार वकील से पंगा लेने के खौफ ने पूरे प्रशासन की हवा निकाल दी। जो प्रशासन अब तक सिर्फ डंडे के जोर पर राज कर रहा था, वो इस एक लीगल नोटिस के सामने पूरी तरह सुन्न पड़ गया। डीएम खौफ में था। नतीजा ये हुआ कि अगले 2 दिनों तक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए एक सिंगल पुलिस वाला भी वहां नहीं आया, बल्कि उल्टा ये हुआ कि पुलिस को वहां डंडे मारने के लिए नहीं, बल्कि अचानक उन प्रदर्शनकारियों की सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया गया। और बस यहीं से पावर डायनामिक्स पूरी तरह से बदल गए। जब उन डरे हुए स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि अरे, ये पुलिस तो हमें पीटने के लिए नहीं बल्कि हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है, तो चमत्कार हो गया। वहां देखते ही देखते एक विशाल भीड़ जमा हो गई। गांधी जी ने पहले ही पुलिस को अल्टीमेटम दे रखा था कि कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। इस एक बात ने लोगों के दिलों में बैठे दशकों पुराने डर को हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर कर दिया। खैर, इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। भीड़ को साफ निर्देश था कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और इसी बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि गांधी जी पर एक जानलेवा हमले की साजिश तक रची गई। लेकिन ऐन मौके पर बतख मियां नाम के एक बेहद बहादुर शख्स ने अपनी जान पर खेलकर गांधी जी की जान बचा ली। और आखिरकार इस अभूतपूर्व जनसैलाब और गांधी जी की उस अचूक कानूनी रणनीति के आगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने घुटने टेकने ही पड़े। देखिए, इसे कोई छोटी मोटी घटना मत समझिएगा। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बहुत बड़ा है। 1857 की क्रांति के बाद से जिस ब्रिटिश हुकूमत का एक छत्र दबदबा था, जिस प्रशासन के सामने कोई सिर नहीं उठा सकता था, उसे पहली बार किसी ने इस तरह से तोड़ा था। पहली बार ब्रिटिश सरकार भारत में किसी आंदोलन के सामने इस तरह से झुकने पर मजबूर हुई थी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। अब जब इतनी बड़ी, लगभग नामुमकिन सी कानूनी जीत मिली, तो वहां के लोगों का रिएक्शन देखना वाकई दिलचस्प था। बेचारी भोली भाली जनता पूरी तरह से हैरत में थी। उन्होंने अपने इस रक्षक को चमत्कारी और रहस्यमयी उपाधियां देना शुरू कर दिया। कोई उन्हें जादूगर कहने लगा तो किसी ने प्यार से मंगल बाबा नाम दे दिया। कई लोगों के लिए तो वो सचमुच आसमान से उतरे हुए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। और इस जीत की गूंज सिर्फ चंपारण तक नहीं रुकी, ये पूरे देश में फैल गई। हमारे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर गांधी जी को वो उपाधि दे दी जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। टैगोर जी ने कहा था, वो केवल एक इंसान नहीं है, वो एक महात्मा है। और इस तरह मोहनदास महात्मा गांधी बन गए। और मजे की बात देखिए, इस घटना का इम्पैक्ट भारत की सरहदों को भी पार कर गया। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन तक उनके मुरीद हो गए थे। आइंस्टाइन ने उनके बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर यकीन कर पाएंगी कि हाड़ मांस का बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला भी था। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन ने गांधी जी से मिलने के लिए कई बार खत भी लिखे थे, लेकिन गांधी जी अपने काम में इतने ज्यादा बिजी थे कि उनकी वो मुलाकात कभी हो ही नहीं पाई। तो आखिर में सब कुछ जानने के बाद एक सवाल तो जहन में आता ही है, क्या चंपारण सत्याग्रह की असली ताकत सिर्फ उनके विरोध और बगावत में थी, या फिर विरोधी के ही बनाए गए कानूनों और नियमों पर उनकी उस अचूक महारत में थी? इस ऐतिहासिक घटना ने पूरी दुनिया को एक बात तो साफ दिखा दी कि जब सही रणनीति, कानून की गहरी समझ और कभी न टूटने वाला धैर्य एक साथ मिल जाएं, तो दुनिया की सबसे बड़ी और खूंखार ताकत को भी झुकना ही पड़ता है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।